अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हमारा आज का चैप्टर हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। हम चैप्टर नंबर 7 इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न है पेपर का, उसमें आप लोगों ने देखा है कि आपके पास फर्स्ट 6 चैप्टर का आपके पास बी पोर्शन है और नेक्स्ट 6 चैप्टर का आपके पास सी पोर्शन है, और डी जो है वो दोनों का कंबाइंड पोर्शन है। तो इसलिए साइंड अप एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि हमने कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सी पोर्शन में से भी पढ़े हुए हों। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। आप लोगों ने 9th क्लास में इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, आपके लिए ये नया टॉपिक नहीं है, ठीक है। 7.1 रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके रिड्यूस कोर्स में अब ये शामिल नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र ज़रूर करूँगी ताकि हम आगे पढ़ने से पहले हमारे जहन में क्लियर हो कि हम असल में क्या करने जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि नेचर में डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उनमें से बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिनके लिए हम ये कहते हैं कि दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, बल्कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इट मीन्स दैट दे आर हैविंग some quantity of reactants in them and some quantity of products in them at the same time. उनमें simultaneously reactants और products हर वक्त मौजूद होते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और होता क्या है इन रिएक्शंस में, अगर आपके पास सपोज कोई रिएक्टेंट ए है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, अगर मैं ये इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, और 9th में भी आप ये कर चुके हैं, आपके पास टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है। तो आपके पास जो ए जो है, जो रिएक्टेंट है, एट 0 टाइम रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी पे होता है और प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम लेवल पे, मतलब प्रोडक्ट 0 है, नील है, और रिएक्टेंट जो है सपोज वो यहाँ कहीं पर आपके पास उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट जो कि पहले 0 था उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। नाउ दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये कर्व ए की कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रही है, और आपको याद होगा कि हम स्क्वायर ब्रैकेट से कॉन्सेंट्रेशन को शो करते हैं। और जो बी है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि टाइम 0 पर 0 थी। या ऐसा ऐसा नीचे आया, ये कर्व ऊपर जा रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर ये दोनों कर्व पैरेलल चलना शुरू हो जाएंगे, और कभी भी ये कर्व कंप्लीट नहीं होंगी, बल्कि ये चलती ही रहेंगी। So this type of reaction is the reversible reaction। और reversible reaction जो है वो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम मींस कि रिएक्शन हमेशा हो रहा है, रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं और प्रोडक्ट के कुछ मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो हर वक्त हो रहा है। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में और कुछ प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। और हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो सब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। जैसे हमारे पास हैबर्स प्रोसेस है, नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, like temperature, pressure, etc. Even catalyst is used। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपने जितना नाइट्रोजन लिया था, जितना हाइड्रोजन लिया था, वो सब का सब अमोनिया में कन्वर्ट हो गया है, बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ मिकदार अमोनिया की और कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मौजूद रहेगी। और आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है, नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरीन की एग्जाम्पल है, एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की एग्जाम्पल है। इसके अलावा वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जाम्पल है, एंड हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है। ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस आर
रिवर्सिबल रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, दैट इज अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज अबाउट Kc। और ये भी आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो आप लोगों ने Kc को डिराइव किया था फ्रॉम अ लॉ, एंड दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो वहां से हमारे पास Kc जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो निकलता है। लॉ की स्टेटमेंट क्या है? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the active masses of the reacting substances। कि आपके पास जिस रेट पर सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, वो जो आपके पास रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेस हैं उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके अलावा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ रिएक्टेंट A reacts with another reactant B and it converts into a product C and another product D is formed as well. Now its concentration जो असल में रिएक्शन कर रही है, अगर हम उसको स्मॉल a से, इसको B से, इसको C और इसको D से रिप्रेजेंट करें, तो these are in fact the active masses. These are those masses which are going to react. These are the concentrations. आगे उन्होंने इसको मजीद डिफाइन किया है। The rate of chemical reaction is proportional to the product of the molar concentration of each reacting substance raised to a power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation. These are in fact, आप इसे active mass कह दो या इसे stoichiometric कोएफिशिएंट कह दो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। तो ये आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दीज मोलर कॉन्सेंट्रेशंस। अगर हम इस चीज़ को आगे लेकर चलें तो जिससे हमें लॉ ज़्यादा बेहतर समझ भी आएगा। क्या सपोज हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें ए और बी कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी में, तो उसका रेट जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the molar concentrations of the reactant to the product of the molar concentration of reactant। मतलब concentration of A into product का मतलब यहाँ पर into है, multiplication है, and raised to the power to their molar coefficients। तो ये आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। आपके पास A और B दोनों रिएक्टेंट हैं और उनकी ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, दे आर देयर कोएफिशिएंट्स। तो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। जो प्रोडक्ट ऑफ ए और बी लिखा हुआ है उसका ये मतलब है। तो यहाँ से आप कर सकते हो आर एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दो, के एफ के साथ उसे शो कर दो बिकॉज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन वो ये है। तो आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन इस फॉर्म में। और इसी तरह से फॉर द रिवर्स रिएक्शन आपके पास आर उसे कह दो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिवर्स रिएक्शन के लिए ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो आपके पास दैट इज इक्वल टू सी इनटू डी और आर और इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आर, उसको आप यहाँ कहोगे सी एंड डी। ये क्वेश्चन आ गई आपके पास। अब एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आपको मालूम है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो आपके पास आर एफ की ये वैल्यू है के एफ ए बी इज इक्वल टू के आर सी एंड डी, ये हो जाता है। और आप इसको फर्दर क्या कर सकते हो, इसको आप इक्वेशन की तरफ ले आओ, तो आपके पास हो जाएगा के एफ
ओवर के आर इज इक्वल टू, और इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाओ, सी डी डिवाइडेड बाय ए एंड बी। अब इस एक्सप्रेशन में जो के एफ ओवर के आर है, this is equal to another constant, and that is in fact known as Kc, which is the equilibrium constant. So this equation will become Kc is equal to the product of the concentration of products divided by the product of the concentration of reactants. Now this is the expression for Kc. इससे पहले कि मैं आपको कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम कराऊं, मैं इसी को जरा लेके आगे जाके एग्जांपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन करना चाहती हूँ, फिर हम देखते हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या हैं। ठीक है, इस टॉपिक को मैं पूरा खत्म कर देना चाहती हूँ। अब हमारे पास, अभी हमने हैबर्स प्रोसेस का जिक्र किया था, आपके पास नाइट्रोजन है विच इज गैस, रिएक्ट विद हाइड्रोजन जो ऑल्सो गैस, और बैलेंस कर लें इक्वेशन, 3H2 है तो आपके पास बनता है 2NH3 वेयर दिस इज ऑल्सो गैस। तो आप इसकी एक्सप्रेशन केसी एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? केसी एक्सप्रेशन आप बनाएंगे, प्रोडक्ट आपके पास यहाँ एक ही है दैट इज अमोनिया, तो आप उसको उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ले आओ NH3, और इसका जो पावर है वो क्या होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पर आ रही है दैट इज 2, दैट इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन, दैट ये इसका एक्टिव मास आप इसको कह लो। ठीक है, तो ये 2 आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स आपके पास 2 हैं, 1 इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की पावर 1 ही होगी क्योंकि यहाँ पर इसके साथ इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है, तो वो आपके पास 3 हो जाएगा। सो दिस इज द रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन जिसके साथ आप इसको वो कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन लिखा हो तो आप उसके साथ यही करोगे, उसको आप इसी तरह से जो आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे वो आपके न्यूमरेटर में आएंगे, जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो आपके डिनोमिनेटर में आएंगे, और उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उनकी पावर्स हैं, वो उनके कोएफिशिएंट्स, पावर कोएफिशिएंट्स के तौर पर आ जाएंगे। फिर अगला जो एक टॉपिक है आपका यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो भी अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होती है इसकी यूनिट। ठीक है, ये जो हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो किया हुआ है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर आपको एक इक्वेशन आ जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसमें केसी की यूनिट्स निकालें, जैसे यही इक्वेशन आ गई कि आपके पास हैबर्स प्रोसेस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट्स एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड, राइट डाउन फाइंड आउट इट्स यूनिट्स। तो यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन लिखोगे, जो यहाँ पे मैंने लिखा केसी की एक्सप्रेशन लिख ली आपने, और फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप इसकी यूनिट्स को कैलकुलेट करोगे, और वो कैसे करोगे, केसी इज इक्वल टू इसकी यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर आप इसकी दे दो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय इसकी यूनिट्स भी मोल पर डीएम क्यूब, और इसकी यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन इसकी पावर भी है 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर दोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है आपने, सिंप्लीफाई करने के लिए
जहाँ जहाँ कटिंग हो सकती है वो कर दो। जैसे इसकी 2 पावर है ना, तो एक पावर जो है इसमें से वो तो यहाँ इसको पूरा कैंसिल करेगी और दूसरी पावर जो है इसके 3 में से एक को कैंसिल कर देगी। तो आपके पास इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी कि यूनिट्स हो जाएंगे Kc इक्वल टू 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब का यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा कटिंग के बाद। ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। तो अब आप इसकी प्रॉपर यूनिट निकाल लो। इसको आप इक्वेशन इस सबको डिवीजन से ऊपर ले जाओ तो Kc इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब। ये जो सारी पावर है ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ऊपर चली गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो Kc इज इक्वल टू मोल की पावर -2 हो जाएगी, डीएम क्यूब की पावर +6 हो जाएगी। तो आपके पास Kc की यूनिट्स आ जाएंगी इस तरह। ठीक है, यू हैव टू डू इट ऑल। अब आपके पास आपकी बुक में एग्जाम्पल 7.2 है, उसको आप सॉल्व करो इसी तरीके से। और आपके पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें आपने Kc एक्सप्रेशन निकालनी है। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, तो जैसे भी आपने अमोनिया के लिए Kc एक्सप्रेशन निकाली, उसमें आप Kc एक्सप्रेशन निकालोगे। और 7.2 में सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.2 में आपने यूनिट्स निकालनी है। तो याद रखें, यूनिट्स जब भी निकालनी होंगी तो पहले उसके लिए आपको Kc एक्सप्रेशन ही लिखनी है और उसके बाद ही आप उसकी यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपके पास एग्जाम्पल 7.3 है। The following equilibrium concentrations were observed for the reaction at 500 degree centigrade. आपके पास एक रिएक्टेंट A है, दूसरा रिएक्टेंट B है, रिएक्शन हुआ 2AB बन गया। अब यहाँ पर उन्होंने आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मोलैरिटी में दे दी है कि A की वैल्यू 0.399 मोलर है, B की वैल्यू 1.197 मोलर है और AB की कॉन्सेंट्रेशन 0.203 मोलर है। तो ये उन्होंने बहुत आसान कर दिया। आप जस्ट Kc की एक्सप्रेशन लिखो और जो वैल्यूज दी हुई हैं उनकी जो भी पावर्स आती हैं वो लिखो और फिर आप उसको कैलकुलेट कर लो। तो दिस इज सो सिंपल। अब हमारा एक टॉपिक जो बीच में रह गया था, दैट इज द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशंस हैं जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमारे जहन में होनी चाहिए, हमें मालूम होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज Kc अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम, यानी आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है और आप उसमें Kc को फाइंड आउट करने बैठ जाएं। Kc सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है और उस वक्त के लिए है आपके पास इक्विलिब्रियम आता हो, एस्टेब्लिश होता हो। The subscript C indicates the concentration of reactants and products in mole per dm cube at equilibrium state. आपको Kc की यूनिट्स का जो है वो बता चुकी हूँ। कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म है वो मोल पर डीएम क्यूब में ही इस्तेमाल होंगी। Kc is independent of initial concentration of reactants and product but depends upon temperature. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि Kc की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिएक्टेंट की क्या कॉन्सेंट्रेशन ली है या आपके पास प्रोडक्ट की क्या कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। जिस चीज़ से फर्क पड़ता है दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, Kc इज अ कांस्टेंट। अगर आप इसे लिटरेचर पे में सर्वे करोगे, इसके बारे में लिटरेचर में ढूंढोगे तो आपको मुख्तलिफ बुक्स के एंड पे Kc की वैल्यूज लिखी हुई नजर आएंगी टेबल्स में। अब वो जो वैल्यूज हैं उन पे एक चीज खास तौर पे मेंशन होगी, उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं होगी। जो चीज मेंशन होगी वो ये होगी कि ये Kc की वैल्यू जो है कितने टेम्परेचर पे है। इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में टेम्परेचर दिया होगा लेकिन इसमें टेम्परेचर लाजमी दिया होगा। तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आपके पास Kc की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर Kc is related to the coefficients of the balanced chemical equation. The concentration of the products are placed in the numerator and those of reactant in the denominator. जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को आप हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। ईच कॉन्सेंट्रेशन इज रेज्ड टू अ पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और आप सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको मेंशन करते हो। फिर है
बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब ये जहन में आपने रखना है कि अगर आपके सामने एक इक्वेशन आ गई है कि आपने इसका केसी फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहले ये चीज़ चेक करोगे कि क्या वो इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है कि नहीं, और अगर वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखी हुई तो पहले आप उसे बैलेंस कर लो। Here the magnitude of Kc indicates the position of equilibrium. When Kc is less than 1, the denominator is greater in magnitude than the numerator. अब Kc की वैल्यू आपको ये भी बताती है कि आपके पास इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में है, उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो भी जिस भी पोजीशन पे रिएक्शन है, क्या वो भी उसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, या इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो आप यह फाइंड आउट कैसे करते हो, आप 1 के साथ कंपेयर करते हो। अगर Kc की वैल्यू 1 से कम होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट अभी कम है। अगर आपके पास Kc की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की वैल्यू कम है। दिस मीन्स दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। और अगर आपके पास Kc की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। फिर और एक स्पेशल पॉइंट उन्होंने ये लिखा है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और रेट लॉ ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस जो है वो ज़रूर रखना है। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन जो है वो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में है। ये जो आप Kc की एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। तो दोनों जो हैं वो चूंकि इक्वेशन देखने में चूंकि एक जैसी लग रही होती हैं तो इट डजंट मीन के दीज आर द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट, और आपने ये फर्क रखना है। क्योंकि जो रेट लॉ है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो आपको ये बताता है कि रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है। और जबकि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपको बताती है कि जब नेट रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो चुका हो तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगी। मतलब आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया तो आपके पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तकरीबन ज़ीरो ही हो चुका होता है, क्योंकि जितने रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है और जितने प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है वो अब तकरीबन सेम रेट पर हो रहे हैं और बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में हो रहे होते हैं। सो यू हैव टू remember these differences. That's all for today's lecture.